और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों से। पांच राज्यों में जारी चुनावी लड़ाई में 3 राज्यों में एक ही चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके तहत आज शाम को इन राज्यों में प्रचार अभियान थम गया। तीनों ही राज्य असम, केरलम और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार का सियासी शोर थम चुका है और अब इंतजार गुरुवार का है, जब जनता लोकतंत्र की लड़ाई में हिस्सा लेने अपने घरों से निकलेगी और अपना फैसला ईवीएम के जरिए दर्ज कराएगी। इससे पहले इन राज्यों में कई मुद्दों को लेकर जमकर प्रचार अभियान देखने को मिला। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो विरोधियों पर जमकर पलटवार भी कर रहे हैं। असम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मिशन असम पर निकले अमित शाह ने पथारकांडी, हैलाकांडी, लखीमपुर और उधारबोंड में जनसभा के जरिए राज्य की जनता से सोच समझकर वोट डालने की अपील की। केरलम में भी भाजपा धुरंधरों ने कई रैलियां और रोड शो के जरिए जनता से वोट की अपील की। वहीं सियासी सुपर सोमवार के दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रचार किया। प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका वाड्रा ने वायनाड में एक जनसभा को संबोधित किया। केरलम विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई मुद्दे छाए रहे। राजनीतिक दलों ने राज्य पर बढ़ते कर्ज के मुद्दे को उठाया। चुनाव प्रचार के दौरान अल्पसंख्यकों की राजनीति की भूमिका पर भी बहस हुई। चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार भी एक अहम मुद्दा रहा। राजनीतिक पार्टियों ने सरकार पर प्रशासनिक धांधली के कई आरोप लगाए। राज्य में विकास, ड्रग्स के मुद्दे भी छाए रहे। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सभी पार्टियों ने राज्य सरकार को घेरा। आपको बता दें, केरलम विधानसभा में 140 विधानसभा सीटों पर इस बार 890 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में 9 अप्रैल को मतदान होना है। 4 मई को चुनाव के परिणाम आएंगे। कुल मतदाता 2.71 करोड़ हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1 करोड़ 32 लाख और महिला मतदाता 1 करोड़ 39 लाख हैं और थर्ड जेंडर की बात करें तो 273 मतदाता हैं। राज्य में प्रवासी मतदाताओं की संख्या 2,42,000 है, जो ज्यादातर खाड़ी देशों में रहते हैं। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भी सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने चुनावी मोर्चे को संभाला। बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई रैलियों और जनसभा को संबोधित किया। 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में भव्य रोड शो किया। ये रोड शो अजंता सिग्नल पॉइंट से राजा थिएटर सिग्नल के बीच किया गया। प्रधानमंत्री के आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के बीच उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस की ओर से कल राहुल गांधी ने पुडुचेरी के लॉसपेट में एक जनसभा को संबोधित किया। असम, केरलम और पुडुचेरी में गुरुवार को लोकतंत्र की लड़ाई का दिन है, लिहाजा इन राज्यों में तमाम सियासी दलों ने प्रचार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए रखा। पार्टियों के लोक लुभावन वादों से जनता कितना प्रभावित हुई, ये 4 मई को पता चलेगा। असम से अश्वनी मिश्र, केरल से नीरज सिंह और पुडुचेरी से विशाल वरिष्ठों के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने आप में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में आज प्रचार का जोर थम गया है, शोर एक तरीके से थम गया है, क्योंकि यहाँ पर 9 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होनी है। केरलम की बात की जाए तो एलडीएफ यूडीएफ के बीच में लगातार 5-5 साल सत्ता परिवर्तन का हमने एक इतिहास देखा है, लेकिन बीते बार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सत्ता को रिपीट किया था। इस बार बदलाव की बात हो रही है तो बीजेपी मामले को त्रिकोणीय बनाती नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर बात असम की जाए तो वहां पर भी एक बड़ा चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी विशाल वरिष्ठो इस वक्त पुडुचेरी से हमारे साथ में मौजूद है, उनका हम रुख करते हैं। विशाल, पुडुचेरी के लिहाज से अगर बात की जाए तो हमने देखा कि पिछली बार बीजेपी ने एनडीए के एक तरीके से वहां पर सरकार बनाई और अपने आप में ये पहली बार था। इस बार कौन से बड़े मुद्दे हैं जो राज्य की सियासत को तय करते नजर आएंगे, उसके आधार पर जनता वोट करेगी? देखिए अरिंदर, ऐसा होता है कि जब इलेक्शंस आते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा अक्सर रहता है, क्योंकि 5 साल आप सरकार का आकलन कर लेते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि बदलाव हो। लेकिन पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ी सी स्थिति अलग है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उन्होंने जीत हासिल की तो एक मौका तलाश रही थी कि हम कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि एनआरसी भी कभी कांग्रेस का हिस्सा था।
लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने पहले अपना अलायंस तय करने में देरी की डीएमके के साथ और लेफ्ट नाराजगी के साथ निकल के चला गया, फिर जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ और फिर जिस तरह से अलायंस फाइनलाइज होने के बाद जब कांग्रेस ने अपने ही लोगों से कहा कि भाई आप विड्रॉ कर लीजिए, पहले फ्रेंडली फाइट बताया गया, फिर बोला नहीं फ्रेंडली फाइट नहीं है, उनको विड्रॉ करना पड़ेगा और विड्रॉ नहीं करेंगे तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये तमाम बातें तब हो रही थी आर्येंद्र जब नामांकन वापस लेने की तारीख निकल चुकी थी। और अब भी 6 उम्मीदवार कांग्रेस के ऐसे हैं जो कांग्रेस के सिंबल पे मैदान में है अपने ही अलायंस के खिलाफ। तो ये जो एज कांग्रेस ने हासिल किया था पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, वो उनके हाथ से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि एनडीए के का जो गठबंधन है वो मजबूत दिखाई दे रहा है और डबल इंजन का जो फ्रेज दिया गया है वो एक बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जी, हमारे सहयोगी नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं केरलम के तिरुवनंतपुरम से। नीरज, केरलम की अगर बात की जाए तो पिछली बार भी एक इतिहास रचा गया जब सत्ता को रिपीट किया था एलडीएफ ने, और इस बार परिवर्तन को लेकर लगातार यूडीएफ भी कोशिश कर रहा है, लेकिन मामला त्रिकोणीय बीजेपी बना रही है। किस प्रकार के इस बार फाइट देखने को मिल रही है केरलम में, और साथ ही साथ कौन से बड़े इश्यूज हैं जो इस बार प्रभावित कर रहे हैं केरलम के चुनाव को? देखिए, बिल्कुल आरेंद्र, कई सारी सीटें केरलम की ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ काफ़ी मजबूत दावेदारी है वो पेश कर रही है। और इसके पीछे कारण भी है। आप देखें कि 2011 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो केरलम के अंदर बढ़ता रहा है, जो 12 से 18 तक हुआ। और अब आप देखें कि 25% से ज़्यादा का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर केरलम में लक्ष्य रखा है वोटिंग परसेंटेज को हासिल करने का। पिछली बार भी आप देखें आरेंद्र कि 12 सीटें ऐसी थी केरलम के अंदर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। हम देखते हैं कि तिरुवनंतपुरम के जो नगर निगम के चुनाव है वहाँ पर 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और अपना जो मेयर है वो पहली बार चुनाया और लेफ्ट के गढ़ को एक तरीके से धराशायी कर दिया। आप देखें त्रिशूर में लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। और आप देखें कि अगर मुकाबला यूडीएफ और एलडीएफ में नज़दीक होता है तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक किंग मेकर की भूमिका में केरलम राज्य के अंदर आ सकती है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, कई तरह के मुद्दे हैं। सबरी वाला मुद्दा है वो छाया रहा। हमने देखा कि राहुल गांधी से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजीव चंद्रशेखर की बात करें, अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिन लोगों ने भी ये सोना चोरी किया है और जिन लोगों ने बेचा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल में भेजा जाएगा। आर्थिक रूप से जो कर्ज है केरलम के अंदर वो भी एक इशू है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है और जो लोग हैं वो देख रहे हैं। पलायन एक बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ आप देखें कि उच्च शिक्षा है लेकिन रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में जाकर जो यहाँ के युवा हैं वो रोजगार के लिए जाते हैं। एकाकीपन बुजुर्गों का वो एक बड़ी समस्या है क्योंकि युवा आबादी यहाँ से पलायन कर जाती है तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। उद्योग धंधे यहाँ पर और ज़्यादा रहने चाहिए ताकि जो युवा लोग हैं वो यहाँ पर रोजगार के लिए यहीं पर रहें, अपने राज्यों में अपने परिवार को देख पाएँ। तो ये तमाम तरह के इशू हैं। जो यहाँ के मछुआरे हैं उनकी अलग तरह की समस्या है। तो जो इश्यूज मुझे लगता है कि इन चुनावों में सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे वो यही हैं कि आर्थिक रूप से जो केरलम है वो किस तरह से है और सामाजिक और स्वास्थ्य की सेवाएं किस तरीके से सरकार है वो उपलब्ध करा रही है। इसके साथ साथ ही आप देखें कि खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है उसका भी कहीं ना कहीं जो असर है। बिल्कुल, क्योंकि केरलम से वो बड़ी संख्या में लोग एक तरीके से मिडिल ईस्ट के देशों में रहते हैं, वो भी अपने आप में एक मसला है। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता भी डिब्रूगढ़ असम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, अपने आप में हैट्रिक की बात बीजेपी कह रही है तो सत्ता में वापसी का दावा कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के साथ कर रही है। कौन से बड़ा फैक्टर है जो इस बार के नतीजे तय करने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे आर्येंद्र कहें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने आसाम में अपनी मेहनत की है और जिस तरह से लगातार वो जनता के बीच में गए हैं तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पिछले 10 सालों में एनडीए की सरकार ने, केंद्र सरकार ने और आसाम की डबल इंजन सरकार ने जो काम किया उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और गठबंधन के साथ सीएम फेज बहुत क्लियर है। इसके अलावा जो
चाहे वर्कर्स हैं, इसके अलावा ऊपरी आसाम के जो जिले हैं जिसमें डिब्रूगढ़ है, तिनसुकिया है, वो तमाम जिले हैं, या फिर आप बात करें बराक वैली की बात करें, वो बीजेपी के मजबूत किले हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को लुभाने में और जनता तक अपनी बात पहुंचाने में एनडीए कामयाब रहा है। लेकिन कांग्रेस गठबंधन की बात करूं मैं, तो कांग्रेस गठबंधन कहीं ना कहीं अपनी बात को पूरी तरह से रख नहीं पाया है। और जो अलायंस है, अगर आप देखें कि 2021 और 2026 के अलायंस को देखें, तो 2021 में जो कांग्रेस के साथ साथ एक राइजोल दल है, इसके अलावा आप बात करें लेफ्ट की दोनों पार्टियां सीपीआई और सीपीएम है, साथ में उस 2021 में इनके पास बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ थी जिसका अच्छा प्रदर्शन था और विपक्ष ने 51 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए ने 75 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार का सिनेरियो बदल गया है। इस बार का जो कांग्रेस गठबंधन से अजमल की पार्टी एयूडीएफ बाहर है और 30 सीटों पर उसका अच्छा दखल है मिडिल आसाम में, जिसमें धुबरी और बरपेटा है। तो कहीं ना कहीं एक कमजोर गठबंधन है। और यहां तक का दावा है, आज मैंने बात की केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से कि जोरहाट से जो है गोगोई अपनी सीट भी हार रहे हैं, क्योंकि उनका मुकाबला 5 बार के विधायक हरिनाथ गोस्वामी से। तो कुल मिला के एनडीए के पास बहुत मार्जिन है, बहुत बड़ा मैदान है और अपनी बात को रखने में कामयाब हुआ है। लेकिन कांग्रेस गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा मैदान पे। हालांकि 9 तारीख को जब जनता मतदान बिल्कुल, ये 9 तारीख को तय होगा मतदान करेगी, ये तो 9 को पता चलेगा। लेकिन ग्राउंड पे बिल्कुल, तो किसके हिस्से में जाएंगे ये इन राज्यों की कमान, ये 9 तारीख को इन संबंधित राज्यों की जनता तय करेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।